The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में आज 25 जून का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज के ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। वहीं अगली खबर, दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं और इनसे कितना अधिक नुकसान होता है। युद्ध जैसे हालातों में अगर परिस्थिति बुरी हो जाए तो परमाणु हथियार भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल केवल विषम परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी देश ऐसे किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं कर सकता है। बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि इतने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कौन कर सकता है और इससे जुड़े क्या नियम हैं। आज हम आपको बताएंगे, इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमला करने के लिए बटन होता है। परमाणु हमलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन, परमाणु बटन नहीं होता जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके, लेकिन उनके पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है। पीएम खुद भी ये निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि इससे पहले उन्हें कैबिनेट या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से परामर्श करना होगा। इसलिए इन 3 लोगों के पास ही परमाणु हमला करने का फैसला लेने का अधिकार होता है। वहीं अगली खबर, भारत की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने और भारत के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे लाने के लिए भारत सरकार ने सरकारी पोर्टल जैम पर सामान बेचने वालों यानी विक्रेताओं के लिए प्रोडक्ट का मूल देश बताना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विशेष पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर बिकने वाले प्रोडक्ट में स्थानीय मटेरियल की हिस्सेदारी बताने का नया प्रावधान जोड़ा गया है। इससे प्रोडक्ट के ओरिजिन यानी उसके मूल का पता लगाया जा सकेगा। इससे भारत को उसके खुद के प्रोडक्ट बेचने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें पुराने विक्रेताओं के लिए भी नया क्लॉज जोड़ा गया है। इसमें वो अपने अपडेट प्रोडक्ट की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और उसमें भारत का मूल कितना हिस्सा है ये भी बता सकते हैं। वहीं अगली खबर, सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने मेक इन इंडिया नीति का लाभ उठाने के लिए वैश्विक पोत मालिकों को भारत में अपने जहाज़ों को पंजीकृत कराने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक खरीद के लिए अपनी मेक इन इंडिया नीति को संशोधित किया है, जिससे के तहत 200 करोड़ से कम अनुमानित मूल्य वाले सभी सेवाओं की खरीद के लिए समक्ष प्राधिकार की मंजूरी के अलावा कोई वैश्विक निविदा जारी नहीं की जाएगी। नौवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह अनुमान है कि मेक इन इंडिया नीति तत्काल अवधि में भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों की संख्या को कम से कम 2 गुना करने का अवसर प्रदान करेगी। अभी ऐसे जहाज़ों की संख्या 450 है, जो इस नीति के दम पर 3 साल की अवधि में कम से कम 900 पर पहुंच सकती है। इससे भारत में पंजीकृत जहाज़ों की ढुलाई की क्षमता में अतिरिक्त निवेश की संभावनाएं खुलेंगी। वहीं अगली खबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों, बॉलीवुड कलाकारों, क्रिकेटरों और देश के मशहूर हस्तियों से अपील के बाद कैट ने उद्योगपतियों से चीनी सामान के बहिष्कार के लिए सहयोग मांगा है। कैट ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी और 50 अन्य उद्योगपतियों को पत्र भेजकर देश और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। बता दें कि कैट ने भारतीय सामान हमारा अभियान के नाम से चीनी सामानों का बहिष्कार का एक अभियान 10 जून से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। कारोबारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने मुंबई के मुकेश अंबानी के अलावा रतन टाटा, न्यायमूर्ति अजीज प्रेमजी, आदि गोदरेज, नुस्ली वाडिया, अजय परिमल, विक्रम किशलोरकर, महिंद्रा, उदय कोटक, पौलजी मिश्री, शशि रुइया, मधुकर पारेख,
डॉक्टर सतीश रेड्डी, पंकज पटेल, नीलेश गुप्ता, हर्ष मरीवाला, पंकज पटेल आदि से सहयोग का आग्रह किया है। मुकेश अंबानी और अन्य उद्योगपतियों को भेजे पत्र में कैट ने उनसे ये आग्रह किया है कि एक सफल उद्यमी और भारतीय उद्योग के कर्णधार होने के कारण वे सभी चीनी वस्तुओं के बहिष्कार से राष्ट्रीय अभियान में शामिल हो। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने मुकेश अंबानी सहित अन्य सभी उद्योगपतियों से पत्र के माध्यम से अपील किया कि वे अभियान देश की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाएगा और भारत को दुनिया में एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। खंडेलवाल ने कहा कि देश के सभी प्रमुख वर्गों के इस अभियान से जुड़ने से चीन पर भारत की आत्मनिर्भरता बहुत हद तक कम होगी। इस दौरान भारतीय उद्योग, लघु उद्योगों, उद्यमियों और स्टार्टअप और अन्य लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कैट केंद्र सरकार से एक व्यापक रणनीति बनाने का आग्रह करेगा। उन्होंने कहा कि कैट के भारतीय सामान हमारा अभियान की मुख्य धुरी बनेगा। खंडेलवाल ने कहा कि भारत की सेना चीन से बॉर्डर पर लड़ेगी, वहीं भारतीय व्यापारी और भारत के लोग चीन से आर्थिक मोर्चे पर लड़ेंगे। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी तरह के सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के आरबीआई के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। सरकार के इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्ट और सुरक्षा देना है। अब तक केवल वाणिज्य बैंक ही रिजर्व बैंक के निरीक्षण के अंदर आते रहे हैं, लेकिन अब सहकारी बैंकों का निरीक्षण भी रिजर्व बैंक करेगा। जावड़ेकर ने कहा, जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। देश में कुल मिलाकर 1482 सहकारी बैंक और 58 के करीब बहुराज्यीय सरकारी बैंक हैं, जिनमें 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। सरकार का यह कदम इस लिहाज से काफ़ी अहम है कि पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए हैं और इससे बैंक के जमाकर्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घोटाले का मामला हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। बैंक के जमाकर्ता ग्राहकों को घोटाले के बाद बैंक के कामकाज पर रोक लग जाने से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं अगली खबर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बैंक कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। उनका यह बयान गुजरात के सूरत में महिला बैंक कर्मी के साथ मारपीट वाले मंगलवार को वायरल हुए एक वीडियो के संदर्भ में आया है। वीडियो में सूरत के केनरा बैंक की एक शाखा में महिला बैंक कर्मी के साथ बैंक के भीतर ही एक पुलिस कांस्टेबल को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। यह कांस्टेबल वर्दी में नहीं था, जिसके बाद कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। सीतारमण ने ट्वीट किया, मेरे कार्यालय को सूचित किया गया है कि पुलिस आयुक्त खुद केनरा बैंक की सरौली शाखा गए और उन्होंने कर्मचारियों को पूरा सहयोग का भरोसा दिलाया। आरोपी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। सीतारमण ने कहा, हमारी इस मामले पर नज़दीकी नज़र बनी हुई है। सभी बैंक कर्मियों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बैंक कर्मी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सूरत के जिलाधिकारी से बात की है। हालांकि इस समय वह अवकाश पर हैं, लेकिन उन्होंने मंगलवार रात दायर प्राथमिकी पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केनरा बैंक द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद मंगलवार देर रात एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर राजधानी के H9 क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह मंगलवार को मानवाधिकार के संसदीय सचिव लालचंद मल्ही द्वारा किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए मल्ही ने कहा कि इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में 1947 से पहले के कई मंदिर थे, जिनमें एक सैदपुर गांव और एक कोरंग नदी के पास है। हालांकि उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस्लामाबाद में हिंदू आबादी पिछले 2 दशक में काफ़ी संख्या में बढ़ी है और इसलिए मंदिर की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मल्ही ने इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस्लामाबाद में शमशान की कमी पर भी खेद जताया है। धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूर हक कादरी ने कहा कि निर्माण की लागत सरकार वहन करेगी, जिसके निर्माण में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है।
मंदिर परिसर में एक शमशान स्थल भी होगा। इसके अलावा अन्य धार्मिक संस्कारों के लिए अलग अलग संरचनाओं के लिए जगह होगी। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा बुधवार को की, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। पश्चिम बंगाल में अभी तक कुल 15,173 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और संक्रमण से 591 लोगों की मौत हुई है। बनर्जी ने कहा कि नेताओं के बीच विचारों की भिन्नता थी, लेकिन अंततः तय किया गया कि लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया जाए। निषिद्ध क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अन्य जगहों पर छूट जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर अलग अलग पालियों में और अन्य तरीकों सहित 70% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। वहीं मेट्रो और लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।